गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा वीवीटी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या प्रॉब्लम आई कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्यों अलग तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में नहीं बता पा रही थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस बात से डिसाइड होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पा रही थी कि क्यों ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, वो बता पा रही थी कि ऑक्सीजन तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो ऑक्सीजन हमारा पैरामैग्नेटिक आया। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनको कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो प्रतिकर्षण फील करते हैं, रिपल्सन फील करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जो कि आकर्षण फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो अट्रैक्शन फील करती है, लेकिन वीवीटी के अकॉर्डिंग तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है और उसको रिपल्सन फील करना चाहिए, है ना। तो वो नहीं समझा पाई, तो वीवीटी इस कारण से फेल हो गई क्योंकि वो ठीक से समझा ही नहीं पाई कि ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों हो रही है। इसी के साथ ही वीवीटी में एक और प्रॉब्लम थी कि वीवीटी ये नहीं बता पा रही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि अगर हम कंपैरेटिव स्ट्रेंथ निकाले, जैसे कि मान लो हम ये कंपैरिजन करना चाहें कि O2 प्लस O2 माइनस, इनमें से किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो वो बता नहीं पा रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से वीवीटी में थोड़ी सी कमियां थी। इनको सुधारने के लिए एक मॉडर्न थ्योरी आई जिसे हम कहते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये जो थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर्स में ये थ्योरी पूछी जाती है। इवन MSc लेवल तक भी ये थ्योरी पूछी जाती है क्योंकि ये मॉडर्न थ्योरी है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, और श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि बहुत स्मॉल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा स्मॉल है, नैनो पार्टिकल है। तो जो इलेक्ट्रॉन, जब कोई नैनो पार्टिकल चल रहा होता है तो वो एक वेव की जैसे बिहेव करता है। तो एक्चुअली तो ये वेव फंक्शन बताती है, इलेक्ट्रॉन को एक वेव के जैसे मानती है। इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल ना मान के ये मानती है कि ये एक वेव है, और ये जो वेव है इलेक्ट्रॉन्स की, ये आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो ये थ्योरी दी थी सबसे पहले मुलिकन एंड हुंड ने। किसने दी थी ये थ्योरी? मुलिकन एंड हुंड ने ये थ्योरी दी थी, और वेव फंक्शन पर बेस्ड है। श्रोडिंगर का जो वेव फंक्शन है उसके ऊपर ये थ्योरी बेस करती है, इसलिए ये मॉडर्न थ्योरी है, सबसे ज्यादा मान्य है, और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली थ्योरी है। अब हम बात करें, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की वेव की बात की, तो देखो जो वेव है हम उसको इस तरीके से, साइन वेव को इस तरीके से लिखते हैं। ये साइन वेव है हमारी, ठीक है। तो हमने इसको एक वेव है, मान लो एक एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन की वेव है ये। इसी तरीके से दूसरा एटम जो मॉलिक्यूल बनाने में पार्ट कर रहा है, उसकी भी एक वेव होगी, उस इलेक्ट्रॉन की भी एक वेव होगी, दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन की। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेव है, इसको हम psi1 से लिख देते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेव है, इसको हम psi2 से लिख देते हैं। अब ये दोनों जो वेव्स है ये दो तरीके से ओवरलैप कर सकती है। या तो ये दोनों वेव इस तरीके से प्लस हो सकती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ जुड़ सकती है, या फिर ये एक दूसरे के साथ माइनस हो सकती है, दोनों वेव। ठीक है, या तो ये दोनों प्लस हो सकती है, दोनों जुड़ सकती हैं, या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में आ सकती हैं। अगर ये मान लो कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, यानी कि जुड़ रही हैं, तो क्या हो रहा है इनका कि इस तरीके की एक बड़ी वेव बन जाएगी। इनको हम जोड़ के कह देंगे psi12 इज इक्वल टू psi1 प्लस psi2। अगर मान लो कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ माइनस हो रही हैं, तो क्या होगा कि जो वेव होगी या तो छोटी हो जाएगी, और अगर दोनों की वेव साइज सेम है तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी, कोई वेव ही नहीं बनेगी, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं एंटी बॉन्डिंग, स्टार लगा देते हैं इसके ऊपर, और इसका मतलब है psi1 माइनस psi2। तो अगर मान लो कि सेम डायरेक्शन में वेव आ रही है दोनों की, तो दोनों एक दूसरे के साथ एड ऑन हो जाएंगी, और हम उसको कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल psi1 प्लस psi2। और अगर दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, जैसे कि यहाँ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये इसे माइनस कर देंगे, और माइनस करके ये एक दूसरे को खत्म कर देंगी, बिल्कुल छोटा कर देंगी, या फिर बिल्कुल फिनिश कर देंगी, और इसको हम एंटी बॉन्डिंग बोल देंगे psi1 माइनस psi2। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब हम निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वेव फंक्शन आती है हमारी, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करने पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ जाती है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है वहां पे। तो हम इसको अगर psi1 प्लस psi2 को स्क्वायर करें तो ये बनेगा psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर प्लस 2 psi1 psi2।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम साई 1 प्लस साई 2 का स्क्वायर करेंगे तो साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस 2 साई 1 साई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब अकेली वेव थी, केवल अकेली वेव थी, तब उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो थी साई 1 स्क्वायर। अकेली वेव की यहाँ पर डेंसिटी थी साई 2 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस 2 साई 1 साई 2, यानी एक्स्ट्रा में 2 साई 1 साई 2, यानी कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायोरिटी अब और ज्यादा बढ़ गई। जब वो मॉलिक्यूल बन गया तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायोरिटी और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर अगर वेव्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, एक दूसरे के साथ ऐड होती हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायोरिटी होती है, डेंसिटी होती है, वो 2 साई 1 साई 2 बढ़ जाती है, और इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेंसिटी में मिल रहा है, यानी इनकी जो एनर्जी होगी इनसे भी अब कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा डेंसिटी में मिल रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है कि जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में आती है, यानी कि एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो क्या होता है कि या तो वेव रह ही नहीं जाती है, बहुत छोटी रह जाती है, उसे हम एंटी बॉन्डिंग के द्वारा शो करते हैं, साई 1 2 एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को हम कैसे करते हैं, स्टार लगा देते हैं इसके ऊपर, साई के ऊपर, और इसका मतलब है कि साई 1 में से साई 2 को माइनस करना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम निकालेंगे इसी के लिए, एंटी बॉन्डिंग के लिए, तो साई 1 माइनस साई 2 का होल स्क्वायर करेंगे, और इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे तो साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर माइनस 2 साई 1 साई 2। यानी कि पहले जो वेव फंक्शन था, जब मॉलिक्यूल नहीं बना था, तब क्या हो रहा था कि साई 1 और दूसरे वाले का एटम की जो वेव फंक्शन था वो था साई 2 स्क्वायर, और अब क्या हो रहा है कि उसमें से 2 साई 1 साई 2 और कम हो रहा है मॉलिक्यूल बनने के बाद। यानी मॉलिक्यूल बनने के बाद अब जहां पर पहले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायोरिटी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, अब वहां से कम हो रही है, यानी कि कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, इसका क्या मतलब है कि कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहा है ना, माइनस हो रहा है डेंसिटी। तो इसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने समझाया कि जब नए मॉलिक्यूल बनते हैं तो पुराने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और एक नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और वो जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो या तो बॉन्डिंग टाइप के होते हैं, या एंटी बॉन्डिंग टाइप के होते हैं, और या तो नॉन बॉन्डिंग टाइप के होते हैं, यानी कि जो कि बॉन्ड में कोई पार्ट नहीं लेते। 3 तरीके के ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसको हम एग्जाम्पल लेके समझे हाइड्रोजन के थ्रू। इसका हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हाइड्रोजन के थ्रू। तो हाइड्रोजन में देखो क्या होता है, हाइड्रोजन के पास ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इनके पास क्या हो रहा है, सेम एनर्जी के 1s ऑर्बिटल है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा कि नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे हाइड्रोजन के। ये तो पुराने ऑर्बिटल्स खत्म हो जाएंगे, नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। नए ऑर्बिटल्स बनेंगे तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी तो हो जाएगी कम, जिसे हम कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल की एनर्जी हो जाएगी ज्यादा, जिसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये तो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे इन दोनों के मिक्स होने से। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले, अच्छा इसके अंदर भी क्या होता है, हुंड का लॉ, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलिंग प्रिंसिपल, सारे प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल भरे जाते हैं, उसी केस पर ये भरे जाते हैं। तो क्या होगा, पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो लोअर एनर्जी में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, हायर एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं।
तो इस तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर केवल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है इसके थ्रू, एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध क्रम निकाला जाता है, यानी कितने बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की खास बात है कि ये 1.5, 2.5 इस तरीके से आधे बॉन्ड की भी बात करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कितना बॉन्ड बन रहा है, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं 0। तो सॉल्व करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा अपना 1, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने व्याख्या की कि इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। फोर्टीन इलेक्ट्रॉन अगर तक हैं, अगर मान लो कि किसी मॉलिक्यूल है और कोई मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर है लेस देन या इक्वल देन 14, तो इसके लिए इसने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताया कि किस तरीके से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसने कहा सबसे पहले बनेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, फिर बनेगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग को हम इस तरीके से स्टार लगाएंगे, बॉन्डिंग में अपन बी लिख देंगे। फिर बनेगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ये बढ़ते हुए एनर्जी के लेवल है, यानी कि सबसे कम एनर्जी है 1s बॉन्डिंग की और फिर ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। पाई पी एक्स बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई पी वाई बॉन्डिंग, सिग्मा पी जेड बॉन्डिंग, पाई पी एक्स एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई पी वाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा पी जेड एंटी बॉन्डिंग। अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का नंबर है 14 या 14 से कम, तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस क्रम में भरा जाएगा। अगर मान लो कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रेटर देन 15, तो जो होगा बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा पी जेड बॉन्डिंग, पाई पी एक्स बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई पी वाई बॉन्डिंग। इनकी इक्वल होती है एनर्जी। बस यहां पर क्या हो रहा है, सिग्मा पी जेड बॉन्डिंग पहले आ रहा है, फिर पाई पी एक्स एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई पी वाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा पी जेड एंटी बॉन्डिंग। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक एग्जांपल अपना जैसे अभी हाइड्रोजन का लिया था, यही लेके देख लेते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो हाइड्रोजन में क्या होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, ये बस केवल इसके अंदर शेल पाया जाएगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इनटू माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो कितना आ जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ये दोनों 2 - 0 यानी कि 1। ये आ गया अपना हाइड्रोजन के लिए। अब अपन निकालते हैं H2+ के लिए। H2+ में क्या हो रहा है,
हमने पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया 2 इलेक्ट्रॉन का, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया, तो अब कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या बनेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका तो हो जाएगा हाफ ऑफ 1 - 0 यानी कि हाफ। इसी तरीके से हम H2- का निकाले, H2- का निकाले तो अब क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा आ गया इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, अब 3 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन होगी। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 2 तो बॉन्डिंग में है, 1 एंटी बॉन्डिंग में यानी कि हाफ। ठीक है, तो आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रही है, हाफ बॉन्ड ऑर्डर भी बता रही है। अगर हम इन तीनों की स्टेबिलिटी निकालना चाहें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जिसका है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारा हाइड्रोजन। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, हाफ हाफ आ रहा है, लेकिन जिसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और कम कर देता है। ठीक है, तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो H2+ ज्यादा स्टेबल होगा और फिर होगा H2-। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं MOT के थ्रू। तो MOT हमको क्या कहती है कि नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं और पुराने जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को समझाने में सक्सेसफुल रही, और इस मॉलिक्यूलर थ्योरी ने VBT की जितनी भी गलतियां थी, VBT में जितनी भी कमियां थी, उन सबको ओवरकम कर दिया। इसने ये समझा पाई कि क्यों कोई जो मॉलिक्यूल होता है वो बनता है और कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता है। इसने बताया कि किस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल की पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये कैसा है, हमारा पैरामैग्नेटिक है। इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ओनली, अनपेयर्ड नहीं है, तो ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा मान्य है, क्योंकि ये श्रोडिंगर की वेव फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। उसके अकॉर्डिंग ये समझाती है कि किस तरीके से कोई भी तरीके की मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इसने मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की ठीक से व्याख्या की, और इसके साथ ही इसने बताया कि मॉलिक्यूल के अंदर कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, और इसके साथ ही इसने ये बताया कि कोई मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम, है ना, तो हीलियम का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हीलियम में मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया हीलियम-2। हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि हीलियम-2 बनता है या नहीं बनता। तो हमें पता है हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ, 2 तो बॉन्डिंग वाले और 2 एंटी बॉन्डिंग वाले, कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 0, यानी हीलियम-2 मॉलिक्यूल मिलेगा ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है यानी इनके बीच में कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मॉडर्न थ्योरी है, और हमको किसी भी मॉलिक्यूल, हम कोई हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल सोच के ये जान सकते हैं कि इनके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।